Good morning, students. Now, today we are starting a second unit of macroeconomics after national income. I hope you must have practiced number of problems, and if you're having any doubt, you can put your comments. And today we are starting with money and banking. पैसे और बैंक्स के बारे में जानते हैं. तो ये आपके कुछ पार्ट्स में होगा. It will be conducted in different parts. First we will be taking about money, then we'll go to the banking. बैंकिंग में हम पहले आपके कमर्शियल बैंक्स, उसके क्रेडिट क्रिएशंस की फंक्शंस को, और उसके बाद सेंट्रल बैंक को और एक बैंकिंग मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे. तो इसके 3 पार्ट्स होंगे. पहला मनी, दूसरा बैंकिंग में आपके कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक. So this is how we will be completing this unit, and today we are starting with money. अब मनी के बारे में देखते हैं. पैसे के बारे में हमें बहुत कुछ पता है. आज उनमें से कुछ चीज़ों को फिर से एक बार देखा जाए. So what is money actually? मनी है क्या? ये पैसा किस तरीके से काम करता है? लेकिन पैसे के पहले क्या क्या चीज़ें थी हमारी इकोनॉमी में? सबसे पहले उन्हें देखा जाए कि पहले हमारे जो ancestors थे, how they were using, how they were moving with the transactions, वो कैसे transactions को करते थे. So सबसे पहले आया था barter system. अब यहाँ पे क्या था barter system में? Most of you must be aware about it कि मेरे पास अगर सेब हैं और किसी और के पास भेड़ हैं, तो उसने क्या किया? सेब मुझे दे दिए और भेड़ ले लिया. या फिर अगर मेरे पास ब्रेड है और किसी और के पास व्हीट है, अनाज है, तो उसने क्या किया? उसका ट्रांजैक्शन कर लिया. तो यहाँ पे क्या होता था? जिसके पास जो भी प्रोडक्ट होता था, जो भी आउटपुट होता था, दे यूज टू एक्सचेंज विद अदर्स. अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी विद बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम वाज व्हाट? इट वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज विद सर्विसेज. तो हमको अगर किसी से कुछ लेना है, तो हमारे पास अगर कुछ होगा गुड्स, तभी हम उससे ले सकते हैं. सो दैट वाज बेसिकली बार्टर सिस्टम. बट बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी. तो उसकी वजह से क्या हुआ? वी हैव टू इन्वेंट मनी और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट लुक इनटू द प्रॉब्लम्स विच आर देयर विद द मनी. तो पहली प्रॉब्लम क्या थी मनी के साथ? सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या था? सबसे पहली चीज, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, यानी दोनों ही लोगों को, बोथ द पार्टीज मस्ट हैव नीड ऑफ द कमोडिटी बोथ ऑफ देम आर हैविंग. यानी अगर मुझे गेहूं चाहिए, आई नीड व्हीट, एंड सम अदर पर्सन, एंड आई नीड व्हीट एंड आई एम हैविंग सपोज ब्रेड विद मी. तो अब अगर किसी को ब्रेड चाहिए होगी और उसके पास व्हीट होगा, तभी वो मेरे साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है. यानी दोनों के पास एक दूसरे की ज़रूरत का सामान होना चाहिए था. तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम व्हाट आई नीड दैट इज़ बीन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू सेल दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय समवन एल्स हु इज़ हैविंग द कमोडिटी विच आई नीड. तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ करती थी. यानी दोनों लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होना और दोनों लोगों के पास वो कमोडिटीज़ होना जिनको वो एक्सचेंज करना चाहते हैं. ये हमेशा पॉसिबल नहीं था. तो इट लैक्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. इस वजह से बार्टर सिस्टम वीक होने लगा. एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था. सपोज मैं आई वॉन्ट टू सेल हॉर्स एंड आई वॉन्ट टू बाय wheat, rice and pulses for my consumption. So now horse cannot be measured with wheat, rice or pulses. तो एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, एक यूनिट मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था हमारे पास. तो ऑन एन एवरेज थिंग्स वेयर ट्रांजेक्टेड. तो एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की ज़रूरत हमको पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारे ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते थे. क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उस समय होता क्या था, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है वो महंगी चीज़ें भी सस्ते दामों में या उससे इन्फीरियर कमोडिटी के बदले एक्सचेंज कर लिया करता था. सो देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़. हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते थे. वो नीड पर डिपेंड करता था कि किसकी नीड्स कैसी हैं.
देन थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी हम डिफर्ड पेमेंट्स यानी फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, पार्ट पेमेंट्स नहीं कर सकते थे. सपोज मुझे 1 किलो, आई वॉन्ट टू बाय 1 kg ऑफ ऑयल or 1 kg of cheese and I am having a horse with me, तो अब मैं उसको टुकड़ों में नहीं दे सकता था. आई कैन नॉट कट द हॉर्स इनटू पीसेस. अब भाई यहाँ पे क्या किया जाए, तो उसके लिए क्या होता था, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स भी हुआ करते थे. और अगर मुझे कोई चीज़ फ्यूचर में पे करनी है और मेरे पास कोई फ्रेजाइल आइटम है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो ख़राब हो जाएगी, तो मैं फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकता था. इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम होती थी, स्टोर ऑफ वैल्यू. हम स्टोर नहीं कर सकते थे. अगर मान लीजिए मैंने एप्पल्स प्रोड्यूस किए या फिर मैंने मान लीजिए वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किए, तो आई कैन नॉट स्टोर दैट वैल्यू. मुझे वो एक्सचेंज करना ही पड़ेगा किसी न किसी से या कंज्यूम करना पड़ेगा. तो बार्टर सिस्टम के साथ 4 प्रॉब्लम्स आई. एक तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं. दूसरी चीज़, एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, इसलिए कमोडिटीज़ का मेजरमेंट नहीं हो पाता था. डिफर्ड पेमेंट्स नहीं हो सकते थे, हम फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, पार्ट पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, और वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे. बहुत कम चीज़ें ही स्टोर करी जा सकती थी. सो दैट इज़ द रीज़न वाई बार्टर सिस्टम वॉज रिमूव्ड. अब अगर आप लेटर ऑन इफ यू विल सी इन द वीडियो, ये प्रॉब्लम्स ही मनी की फंक्शंस बन जाती हैं कहीं ना कहीं. टू एन एक्सटेंट दीज प्रॉब्लम्स विल बिकम द मनी फंक्शंस. सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि बार्टर सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम्स थी. सो वी विल बी मूविंग ऑन. अब आगे देखते हैं पैसा और कैसे एग्जिस्टेंस में आया और उसके साथ क्या क्या चीज़ें थी. नाउ इफ वी लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ द मनी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी अब लैक ऑफ डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है हमें. हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम जिसको देंगे वो एक्सेप्ट करेगा. मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स द मनी कैन मेजर एनीथिंग. A piece of bread of rupees 10, a packet of ghee is worth rupees 500, a motorcycle or a bike or a car that worth in rupees lakhs. Even the value of a person can be also measured in terms of money. So measure of value दूसरी चीज हो गई. थर्ड, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, यानी अब हम पार्ट पेमेंट्स भी कर सकते थे कि मुझे आई वॉन्ट टू परचेज 1 kg ऑफ wheat, so I can pay accordingly. Suppose it cost me rupees 10, so I can pay 10 rupees. मेरे पास 1000 rupees है, I'll take out 10 rupees and I'll pay for that. या मैं फ्यूचर में कोई पेमेंट्स करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ. सो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब जिसे लोग अपने एक्सचेंज के लिए जनरली एक्सेप्ट करते हो. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिटकॉइंस. एक वर्चुअल करेंसी आई, लेकिन वो वैलिड क्यों नहीं हो पाई, सर्कुलेशन में क्यों नहीं आई, बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड जनरली बाय द पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज शुड बी जनरली एक्सेप्टेड. आप बहुत सारी चीज़ें आपने इतिहास में या पहले पढ़ा होगा कि आपके सी बीड्स वेयर यूज्ड, शेल्स वेयर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ करेंसी. इवन बहुत सारे राजाओं ने तो लेदर के कॉइन्स भी चला दिए. सो दैट वाज एवोल्यूशन ऑफ मनी. हमें एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था. फिर आपके गोल्ड के करेंसीज आई, आपकी मेटल की करेंसीज आई, पेपर की करेंसीज आई, एन नंबर्स ऑफ करेंसीज. बट द मीडियम द ऑब्जेक्टिव वाज कि वी कैन accept that currency as a medium of exchange. It can measure the value and it can be put into different parts. हम उनको small denominations में भी divide कर सकें, fractions में उनको निकाला जा सके. So that was money. And now we'll move further more about money, that what are the functions of money, how does money functions. There are some functions I am discussing with you right now, but there are some additional functions also which we'll discuss later.
I have segregated them because these are the most important functions of money and later we will discuss them also. तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस में प्राइमरी फंक्शंस. हमारे प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं? मैंने आपसे क्या कहा था अभी, जो प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम के साथ वही मनी की फंक्शन बन जाएगा, वही मनी की डेफिनेशंस बन जाएंगी. सो इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. पैसा क्या हो गया? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एवरी वन विल एक्सेप्ट इट, दैट इज डिजायर्ड. पैसे के साथ हर आदमी उसे एक्सेप्ट करता हो. तो आपको अगर कोई भी 100 रुपीज़ की नोट देगा फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम यू, सो नेचुरली यू विल एक्सेप्ट इट. सेकेंडली, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी. आप दुकान पे जाते हो, यू वेंट टू अ शॉप एंड नेचुरली यूल बी आस्किंग देम हाउ मच दैट बॉटल ऑफ शैम्पू कॉस्ट्स, या उसका प्राइस क्या है. तो आपने क्या किया, उस शैम्पू की बॉटल के प्राइस को मेजर किससे किया? मनी से. हम कहते हैं रतन टाटा इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 5 बिलियन US डॉलर्स या 200 बिलियन US डॉलर्स. तो वो क्या हो गया? आई एम मेजरिंग द वर्थ ऑफ दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये तो हमारे प्राइमरी फंक्शंस हो गए कि एक्सचेंज करने के लिए और मेजर करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली इफ यू लुक इनटू देम, तो वो क्या है? हमारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं. सेकेंडरी फंक्शंस क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. हम पार्ट पेमेंट्स कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स इन इंस्टॉलमेंट्स मनी कैन बी पेड. एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. अब मैं चाहूँ तो अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को, अपने एसेट्स को इन टर्म्स ऑफ मनी आई कैन स्टोर देम फॉर डिकेड्स. मैं उनको बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता हूँ. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी. प्राइमरी फंक्शंस मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. देन सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. नाउ मूव फर्दर, आगे देखते हैं कि फंक्शंस. अब मनी को तो हमने देख लिया कि इसके फंक्शंस हैं. अब ये पैसे का इवैल्यूएशन कैसे हुआ? हाउ डज दिस मनी इवॉल्व्स इन दिस प्रेजेंट फॉर्म? वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आया? लेट हैव अ लुक ऑन इट. सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या आया? कमोडिटी मनी, जो कि हम क्या पढ़ रहे थे अभी? बार्टर सिस्टम में. तो हमारे पास क्या आया? कमोडिटी मनी. कमोडिटी मनी क्या था? गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स. देन अब उसके बाद लोगों को ज़रूरत पड़ी कि भाई इससे काम नहीं हो रहा है, सो वी नीड सम symbolic piece of metal, paper or anything which can be used. हमने क्या किया? सिक्के बनाने शुरू किए. कॉइन्स वेयर मेड फर्स्ट. तो उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें, आपके बीड्स यूज़ होती थी, आपके शीशेल्स यूज़ हुए, बहुत सारे स्टोन्स यूज़ किए गए, बट उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. भाई शीशेल्स तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी स्पेसिफिक क्वालिटी की. तो वी नीड अ कॉइन. मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी हमें इकोनॉमी में जो कि स्पेसिफिक हो और जिसे कंट्रोल किया जा सके. तो हमारे पास क्या आया? मेटेलिक मनी आ गया. दूसरी चीज़ क्या आई हमारे पास? मेटेलिक मनी. बहुत तरीके के मेटेलिक मनी आए, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स. तो हमारे पास क्या आया? मेटेलिक मनी. अब मेटेलिक मनी में भी क्या हुआ प्रॉब्लम कि आपने गोल्ड का कॉइन बनाया, अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है. आपने 1 रुपए का गोल्ड का कॉइन बनाया और गोल्ड के कॉइन की वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज़. तो मैं उसको 1 रुपए में खर्च करूंगा और आई विल मेल्ट दैट गोल्ड एंड आई विल अरेंज 500 रुपीज़ फ्रॉम इट. तो भाई हमें जो कॉइन्स थे उनको और ज़्यादा कन्वर्ट, और दूसरा हमें बहुत हाई वैल्यू चीज़ें, बहुत हैवी भी होते थे कॉइन्स. तो हमने क्या किया? पेपर मनी को एग्जिस्टेंस में लाया. यानी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव मनी होता था जो कि बैक किया जाता था किसी गोल्ड स्टैंडर्ड से. और हमने 5,000 की, 500 की नोट्स, 1,000 की नोट्स, 500 की नोट्स, 10 रुपीज़ की नोट्स, जो भी डिनोमिनेशंस हमें ज़रूरी थे हमने उसमें उसको बनाना शुरू कर दिया. तो हमारा पेपर मनी एग्जिस्टेंस में आ गया ना. अब कैश को कैरी करना भी एक प्रॉब्लम थी, तो और ज़्यादा एवोल्यूशंस हुए. तो हमने क्या किया? चेक्स बनाए, प्रोमिसरी नोट्स, यानी एक ऐसी पेपर जो कि ऑथराइज्ड है बाय अ बैंक
और एन अथॉरिटी और बाय द गवर्नमेंट, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और हमने क्रेडिट मनी को इन्वेंट किया। अब हम चाहें तो 10 लाख रुपये की करेंसी भी बना सकते थे। चेक पे आपने 10 लाख रुपीज़ लिखा एंड नाउ यू कैन यूज़ इट एट 10 लाख रुपीज़, और आप पेमेंट्स कर सकते हो। यू कैन ईजिली कैरी द मनी, इट इज़ सेफ ऑल्सो, और आप उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी लगा सकते हो। When we'll move to banking, we'll go through the features of these things also. Then lastly came with the plastic money. अब इसमें भी क्या था कि चेक्स जो थे वो ख़राब हो सकते थे, फट सकते थे, उनको कॉपी किया जा सकता था, क्लोनिंग होती थी। तो हुआ क्या, प्लास्टिक मनी एग्जिस्टेंस में आ गया कि कम से कम पेपर्स को यूज़ किया जाए। तो प्लास्टिक मनी आया तो हमारे क्या आ गए, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स। सो दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ मनी कि हमने कमोडिटी के ट्रांजैक्शन से शुरू किया, कॉइन्स पे आए, पेपर नोट्स पे आए, चेक्स पे आए, प्लास्टिक मनी पे आए। नाउ वी आर ऑल्सो वर्किंग विथ ई ट्रांसफर्स, जैसे आपका वी कैन से पे मनी, गूगल पे, ई वॉलेट्स, so they are also part of evolution of money. So this was the history, a small history which we need to know about money, and now we'll move further with other dimensions. Now the money has been classified, पैसे को हमने क्लासीफाई किया अलग अलग बेसिस पे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसा था। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर appearance, on the basis of the material which is used and their functions. तो सबसे पहले आया हमारा फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होता है, बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट आई एम सेइंग। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है ऐसा पैसा जिसकी, देखिए होता क्या है, कॉइन्स का जो मेटल होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, और उस पर जो अमाउंट प्रिंट होता है उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम हो। अगर मैं 10 रुपए का कॉइन लेता हूँ तो हो सकता है उसमें जो मेटल यूज़ हुआ हो वो 5 रुपए है, इट इज़ ऑफ 5 रुपीज़, उसकी वर्थ 5 रुपीज़ है। सो द कमोडिटी वैल्यू ऑफ दैट कॉइन इज़ 5 रुपीज़ एंड द मनी वैल्यू ऑफ दैट कॉइन इज़ 10 रुपीज़। अब फुल बॉडीड मनी क्या होते थे, इनकी जो कमोडिटी वैल्यू होती थी और जो मनी वैल्यू होती थी दोनों सेम हुआ करती थी। जैसे कि आपके ये आज अब यूज़ नहीं होते फुल बॉडीड मनी। अब आई विल गिव यू अ रीज़न ऑल्सो। ब्रिटिश पीरियड्स में और बिफोर दैट ऑल्सो होता क्या था, सिल्वर वर्थ ₹1 वॉज यूज टू मेक अ कॉइन ऑफ ₹1। तो यानी कमोडिटी वैल्यू भी उतने का ही सिल्वर और उतने का ही उसकी कमोडिटी मनी वैल्यू। तो यानी आप उस 1 रुपए की चांदी से 1 रुपए का ही सामान खरीद सकते थे। तो दैट वाज फुल बॉडीड मनी, यानी हमारी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों सेम है। बट लेटर ऑन व्हेन द प्राइसेस ऑफ द मेटल्स हैज़ इंक्रीज्ड, तो लोगों ने क्या किया कि अब उन सिक्कों को लोगों ने मेल्ट करके उस मेटल को निकाल के उसको बेचना शुरू कर दिया। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक ईविल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगी ट्रांजैक्शंस में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे पैसे को इस्तेमाल करना शुरू किया जिसकी की कमोडिटी वैल्यू कम हो और मनी वैल्यू ज़्यादा हो। यानी नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में क्या हुआ हमारे साथ, ये वो पैसा था जो कि दो तरीके से किया गया। आप यू कैन सी टू थिंग्स ओवर हियर, कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। कन्वर्टेबल पेपर मनी कौन सा था, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि जब भी हम करेंसी प्रिंट करते हैं तो इट इज़ बैक्ड बाय गोल्ड और अ मेटल विच कैन बी ट्रेडेड ग्लोबली। तो हमें उस गोल्ड स्टैंडर्ड से हम उसे बैक करते थे। तो यानी अगर हमको नोट्स प्रिंट करने हैं तो हम क्या करेंगे,
वर्थ मिनिमम 200 करोड़ 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व हमें रखना होगा, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ विच विल बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटीज। तब हम उसके बदले में रुपए छाप सकते हैं। तो यानी अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ऐसा होता नहीं है बट इट कैन बी डन। यानी हमारी जो भी करेंसी मार्केट में, इट इज बैक्ड बाय सम मेटल और अ सिक्योरिटी, जिसको कि हम उसके बदले में दे सकते हैं। उसकी वर्थ के इक्विवेलेंट चीज़ें ही हम प्रिंट करेंगे। अभी हम बैंकिंग में इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे, और इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को देखेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग इट। बट टिल नाउ अभी हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि अगर मुझे 100 रुपए का नोट छापना है तो आई मस्ट हैव रिजर्व ऑफ इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और गोल्ड, ताकि हम उस पैसे की वर्थ को अगर ज़रूरत पड़े तो कन्वर्ट कर सकें उस गोल्ड में। तो दैट वाज कन्वर्टेबल पेपर मनी। अब इनकन्वर्टेबल पेपर मनी क्या है, इसको भी समझते हैं। तो आपकी जितनी भी नोट्स हैं, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, इनको आप कर सकते हो। बट बहुत स्मॉल डिनोमिनेशंस के नोट्स को अगर देखें, 1 रुपी, 2 रुपीज़ नोट्स, तो दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, क्योंकि उनकी वर्थ बहुत ज़्यादा कम है एंड वी कैन नॉट, उतना सस्ता सोना हमें नहीं मिलेगा, या उतने कम डिनोमिनेशन में हम सिक्योरिटीज़ को नहीं निकाल पाएंगे। तो वो क्या होते हैं, इनकन्वर्टेबल होते हैं। वो प्रिंट किए जाते हैं बट दे आर नॉट बैक्ड बाय, तो इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 रुपए के नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, इसको आरबीआई इशू नहीं करता। बाकी सारे नोट्स आपके आरबीआई इशू करती है। आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जो कॉइन्स होते हैं उसको आरबीआई फ्लोट करती है, लेकिन उसकी मिंटिंग, उसकी ढलाई आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री करवाती है। सो हमारे यहाँ पर बहुत सारे नोट प्रिंटिंग यूनिट्स भी हैं और मिंटिंग यूनिट्स भी हैं, इन नासिक एंड इन गोवा, मुंबई, पुणे, वी हैव एन नंबर्स ऑफ प्रिंटिंग यूनिट्स एंड मिंटिंग यूनिट्स, दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमारा जो 1 रुपए का नोट है वो क्या है, इनकन्वर्टेबल। एंड लीविंग दैट नोट, हमारे जो भी नोट्स हैं, 10, 100, 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़, दे आर कन्वर्टेबल पेपर मनी। Getting what I am saying? They are representing the metal in terms of money. एक पेपर के रूप में वो उस मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम हर जगह गोल्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देन कम्स द क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या है, देखिए, क्रेडिट मनी में यू कैन सी डिमांड डिपॉजिट्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड टोकन कॉइन्स। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्रेडिट मनी का मतलब ये हुआ कि व्हाट पेपर और द कॉइन यू आर कैरिंग, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 1 रुपए के सिक्के में जो मेटल लगा हुआ है वो उसकी वैल्यू से ज़्यादा होगा, तो वो एक तरीके का क्रेडिट है। मीन्स द मनी यू आर कैरिंग दैट डज नॉट हैव द इक्वल कमोडिटी वैल्यू, उसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल नहीं है, मनी वैल्यू उसकी उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। यानी अगर मान लीजिए मैं चेक इशू करता हूँ तो उस चेक के पेपर की पीस की कीमत क्या है, सपोज 2 रुपीज़ और 1 रुपी, लेकिन मैं उस पर 10 लाख का भी चेक इशू कर सकता हूँ, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्रेडिट। मीन्स आप उसकी कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो जब हम किसी चीज़ की वैल्यू से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रेडिट। तो आपके जो कन्वर्टेबल पेपर मनी एंड प्रोमिसरी नोट्स, दे मे बी सेम इन सम केसेस, क्योंकि आपकी जो करेंसी नोट होती हैं, 500 रुपीज़ की नोट और 50 रुपीज़ की नोट, दे आर ऑल्सो प्रोमिसरी नोट्स। उस पर लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियर एट ₹10। सो वो क्या है, प्रोमिसरी नोट्स हैं। बट एक डायमेंशन से समझने के लिए कि द काइंड ऑफ पेमेंट, हमने एक और क्लासिफिकेशन क्रिएट किया हुआ है, क्रेडिट मनी, जहाँ पर मान लीजिए मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालता हूँ या किसी को पेमेंट्स करता हूँ तो चेक के थ्रू भी कर सकता हूँ, तो दैट विल बी डिमांड डिपॉजिट्स। मेरे अकाउंट में जो पैसा है मैं उसको डिमांड कर सकता हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो चेक मैंने इशू किया उसकी वैल्यू कम है, लेकिन उस पर जो मैंने अमाउंट लिखी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मनी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ और कमोडिटी वैल्यू 2 रुपीज़ है। टोकन कॉइन्स,
₹10 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है, उसमें जो मेटल यूज़ हुआ है वो कम है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रेडिट. तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स दिस क्लासिफिकेशन हैव बीन डन. तो पहला क्या हुआ, फुल बॉडीड मनी, जहाँ पर वैल्यू बराबर थी कमोडिटी और मनी वैल्यू. रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या हुआ, हमने कुछ पेपर्स इशू कर दिए बैकिंग विद गोल्ड रिजर्व्स, तो वो क्या कहलाने लगे, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. यहाँ पे कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल हो गए. देन क्रेडिट मनी, जहाँ पर कि हमारी मनी वैल्यू ज़्यादा है और कमोडिटी वैल्यू कम है, तो वहाँ पर हमारे क्या चीज़ें आ गई, कॉइन्स, प्रोमिसरी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेडिट मनी. तो दैट इज़ बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. कि आपके जो क्लासिफिकेशन है मनी के वो बहुत सारे हैं. एंड वील बी हैविंग सम अदर टाइप्स ऑल्सो ऑफ मनी विच विल बी स्टडिंग. बट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी में कितना पैसा है, हाउ मच मनी इज देयर इन द इकोनॉमी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. आप सप्लाई ऑफ मनी को कैसे मेजर करेंगे. नाउ मूव विद दिस, इसको समझते हैं. बी कॉन्शियस फॉर अ वाइल. एक बार इसको समझ लेंगे तो हमें याद रहेगा. दिस क्वेश्चन यूज टू कम इन द एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने 4 फैक्टर्स बना दिए, M1, M2, M3 और M4. तो दीज आर द मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. अब सुनिए, सप्लाई ऑफ मनी क्या है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये एक स्टॉक का कंसेप्ट है. इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक. ये स्टॉक का कंसेप्ट है. हमने इसको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया. M1 में हम ये चीज़ें लेंगे, M2 में ये चीज़ें लेंगे, M3 में ये लेंगे, M4 में ये लेंगे. एक चीज़ और समझने वाली है, M1 इज़ द हाईली लिक्विड कैटेगरी एंड M4 इज़ द लीस्ट लिक्विड कैपेसिटी मेजर और क्लासिफिकेशन. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है सप्लाई ऑफ मनी है तो क्या है, तो हम कहेंगे M1 द मोस्ट लिक्विड, देन वी ऐड M2 इट, देन वी ऐड M3 एंड M4. तो वो हमारी टोटल सप्लाई को हमें बता देगा. नाउ फर्स्ट वी विल सी टू इट. क्या है M1 में क्या क्या चीज़ें हैं. M1 says that whatever currency and coins are there with the public that will be taken. Then the demand deposits, वो पैसा जो बैंक्स में डिपॉजिट है बट हम उसे निकाल के खर्च कर सकते हैं. एंड सम अदर डिपॉजिट विच आर केप्ट विद द RBI, जो कि आपके फॉरेन गवर्नमेंट्स के या फॉरेन कंपनीज के होते हैं एज अ रिजर्व्स, जो कि वो यहाँ पे खर्च करने के लिए डिपॉजिट करते हैं. तो दैट कैन बी ऑल्सो विदड्रॉन, बट दैट इज़ अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं उतना, बट दैट इज़ देयर. तो यहाँ पे क्या हो गई, करेंसी एंड कॉइन्स, जो हमारे आपके पास पैसे हैं वो, जो हमारे पैसे बैंक में डिपॉजिट हैं वो, और सम अदर डिपॉजिट्स विद RBI. तो ये हमारा क्या हो गया M1. M2 में क्या है, हमने M1 को तो इंक्लूड किया ही अलॉन्ग विथ सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स. M1 तो है ही हमारे पास. अब और चीज़ें देखते हैं भाई और कहाँ से इकोनॉमी में पैसा है. तो वहाँ पे क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस आपके जो होते हैं पोस्ट ऑफिसेस, दे ऑल्सो हैव सेविंग बैंक अकाउंट्स, वहाँ पर भी बैंकिंग फैसिलिटी होती है. तो M1 अलॉन्ग विद दो डिपॉजिट्स, क्योंकि वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं बैंक्स के अलावा, तो हमने अभी डिमांड डिपॉजिट्स में तो बैंक के ही थे, अब हमने पोस्ट ऑफिसेस के भी ले लिए. नाउ थर्ड वी कम टू M3. M3 क्या है, ये M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक भी ले रहा है. अभी तक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की बात हो रही थी, यानी हम सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे. अब हम फिक्स डिपॉजिट्स की भी बात कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स की भी बात कर रहे हैं, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आदमी उन्हें भी यूज़ कर सकता है. तो हमने M1 को तो इंक्लूड किया ही किया, साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स. अब नेट टाइम डिपॉजिट्स क्यों कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट्स में नेट क्यों ऐड किया गया. नेट इसलिए ऐड किया गया क्योंकि कुछ डिपॉजिट्स बैंक के पास ऐसे भी होते हैं जो टाइम के होते हैं, जो कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं. मीन्स PNB ने ICICI के पास डिपॉजिट कर रखे हैं कुछ पैसे, तो दैट विल नॉट कम इनटू द सर्कुलेशन.
तो वो हमारे सप्लाई ऑफ मनी का पार्ट नहीं है। उन्हें जब हटा देते हैं तो हमारे टाइम डिपॉजिट्स नेट टाइम डिपॉजिट्स हो जाते हैं। तो इफ विल गेट अ क्वेश्चन, कीप इन माइंड नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या है, जिसमें कि टोटल टाइम डिपॉजिट्स में से इंटर बैंक डिपॉजिट्स निकाल दिए जाते हैं। देन फाइनली वी कम विद M3। अब हम M4 में आते हैं। M4 में क्या हुआ, M3 को इंक्लूड किया, देन टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट। अभी तक सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे, अब वहां पर भी जो टाइम डिपॉजिट्स होंगे वो भी इंक्लूड कर लेंगे, और M3 इंक्लूड कर लिया, तो M3 में हमारा M1 और टाइम डिपॉजिट्स भी हैं। सो ये एक हिरार्की है हमारी जो कि सप्लाई ऑफ मनी को, तो M1 M2 M3 M4। तो M4 में क्या हो गया, M3 आ गया, M3 में M1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये चीज़, अब क्या हुआ इसमें समझने वाली बात क्या है, M1 हमारा सबसे ज़्यादा लिक्विड है, कभी भी निकाला जा सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है, ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। M4 में जब आएंगे तो कुछ ऐसे डिपॉजिट्स भी हैं जो कि फिक्स्ड हैं, सो दे विल बी नॉट दैट लिक्विड इन कंपैरिजन टू M1। जनरली M1 पूछा जाता है एट क्लास 12th लेवल, बट यू कैन राइट रेस्ट 3 ऑल्सो, इट वोंट टेक सो मच टाइम। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी को आरबीआई इस तरीके से मेजर करता है कि इकॉनमी में पैसा कितना है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, कितना वो सेविंग अकाउंट्स में रखे हुए हैं उसने, कुछ और डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जो कि दूसरी कंपनीज़ के हैं, फॉरेन कंपनीज़ के, देन पोस्ट ऑफिसेज में कितने पैसे हैं वो भी देख लिए, देन टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक जो कि फिक्स्ड हैं वो भी ले लिए, और उसके बाद टोटल सेविंग अकाउंट के भी जो आपके पोस्ट ऑफिस के और भी डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स, वो भी ले लिए। तो दैट इज टोटली अ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी में ये चेक करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी कितना है। नाउ विल मूव फर्दर। क्यों, अब सप्लाई की बात हो गई तो डिमांड भी होगी, तो भाई डिमांड कैसे होती है पहले ये देखते हैं। सबसे फर्स्ट वी कैन सी ट्रांजैक्शन मोटिव। अब ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है, भाई मुझे कुछ खरीदना है तो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, तो दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव। व्हेन वी वांट टू बाय समथिंग वी नीड मनी। देन प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है, भाई मैं अपने भविष्य के लिए भी कुछ पैसे बचा के रखूंगा अपने पास। एवरीवन यूज्ड टू कीप सम कैश विद देम, लाइकवाइज दीज डेज पीपल वांट टू डिफेंड देयर कैश। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने उस प्रिकॉशन के लिए भी कुछ पैसे रखे, तो उसके लिए भी हम डिमांड क्रिएट करेंगे। देन स्पेकुलेटिव मोटिव। अब नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ बुल एंड अ बियर। बुल और बियर ये मार्केट की पोजीशन को शो करते हैं। बुलिश मार्केट मीन्स मार्केट इज वेरी गुड, बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। बियर मीन्स मार्केट डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, बहुत ईजी जा रहा है, इट इज़ कंसिस्टेंट, उसमें कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। तो जब हमें दिखता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं। कभी सस्ते में चीज़ें खरीदता है आदमी, कभी बहुत अच्छी कोई चीज़ होती है तो वो खरीदता है। तो इन मार्केट स्पेकुलेशंस में भी लोग, जैसे आज की डेट में क्या है, बहुत सारे बिजनेसमैन चीज़ें स्टॉक करते हैं कि अभी प्राइसेस कम है खरीद लो, तो नाउ दे नीड मनी फॉर दैट, तो दे आर डिमांडिंग मनी। तो कई बार स्पेकुलेशंस भी डिमांड को क्रिएट करते हैं। तो अब लोगों को पैसे की ज़रूरत क्यों है, वाई देयर इज़ डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी कैसे क्रिएट होती है, ट्रांजैक्शंस के लिए, प्रिकॉशंस के लिए कि हम अपने पास स्टोर करेंगे, और स्पेकुलेशंस के लिए कि हमें कोई बेनिफिट मिल जाएगा विद करेंट प्राइसेस और करेंट मार्केट सिचुएशन, तब भी हम पैसे की डिमांड करते हैं और उस मौके को का बेनिफिट लेना चाहते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी नीड मनी। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट मनी। नाउ वी विल डिस्कस सम अदर फंक्शंस। मैंने आपसे शुरू में कहा था कुछ और फंक्शंस भी हैं मनी के जो कि हमें स्टडी करने होंगे। They are not basically the core functions, but they are different dimensions in which we can understand about money. अब now first there it is written distribution of national income. अब हमारे पास करेंसी है तो उसी फॉर्म में हम नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव मनी इन आवर पॉकेट। गवर्नमेंट को लोगों को पैसे देने होते हैं तो वो क्या करती है, इन टर्म्स ऑफ मनी उसे पे करती है। अगर किसी फर्म को पैसा पे करना है अपने एम्प्लॉय को तो ही विल पे सैलरी इन टर्म्स ऑफ मनी। देन सेकंड कंटिंजेंट फंक्शन, ये हमारे कंटिंजेंट फंक्शंस हैं।
कंटिंजेंट फंक्शंस में सेकंड क्या है हमारा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स every person wants to earn money, earn livelihood in his life that gives him satisfaction. So money also gives us satisfaction, that is also a function of money. Money also creates credit. अभी हम जब commercial banks पढ़ेंगे तो credit creation पढ़ेंगे, तो भाई credit कैसे create होता है? As we all know, when we people used to deposit money in the bank, हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तभी बैंक उसको लोन के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में पे करता है. सो वी नीड, इट इज़ ऑल्सो अ बेसिस ऑफ क्रेडिट. अगर लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे तो लोन्स नहीं मिलेंगे, क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा. देन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. अगर पैसा नहीं है हमारे पास तो मशीन्स भी काम नहीं कर सकती. सो मनी गिव्स प्रोडक्टिविटी टू द कैपिटल. whatever infra we are having, it can be only run when there is money. Bearer of option means पैसा होल्ड करने की फैसिलिटी, वेल्थ को होल्ड करने की फैसिलिटी पैसा देता है हमको. तो वो भी हमें कौन दे रहा है? मनी ही दे रहा है. अगर हमारे पास मॉनेटरी टर्म्स में चीज़ें हैं तभी हम होल्ड कर सकते हैं. देन गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी. हम किसी भी इंसान की, किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की वर्थ को कैसे चेक करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मनी वर्थ ही इज हैविंग. कि मुकेश अंबानी इज having this much of worth. Anil Ambani has come down from the 25th position of the billionaires to 107th position. तो ये कैसे हो रहा है? उनकी मनी वर्थ पे. तो लोगों की सॉल्वेंसी, यानी वो कितने मॉनेटरी टर्म्स में कितने केपेबल हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. अब कुछ फंक्शंस और हैं, ये दो इनको भी देख लेते हैं. स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस. देखिए ये अलग अलग डायमेंशंस हैं पैसे को समझने के. स्टैटिक फंक्शंस तो कौन से हो गए? हमारे जो प्राइमरी फंक्शंस थे, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये तो स्टैटिक फंक्शंस हैं जो कि हमेशा रहने हैं. डायनेमिक फंक्शंस क्या हैं पैसे के? मनी लीड्स टू इन्फ्लेशन, मनी लीड्स टू इंक्रीज इन वेल्थ और डिक्रीज इन वेल्थ. ये डायनेमिक फंक्शंस है जो कि हमेशा मूवमेंट्स पे डिपेंड करते हैं. तो हमारे कंटिंजेंट और अदर फंक्शंस भी हैं मनी के. नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी कर रहा है, लोगों को सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, क्रेडिट भी क्रिएट हो रहा है इससे. ये हमारे इंफ्रा को भी मोबिलाइज करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के फॉर्म में, लोगों को पैसा होल्ड करने की भी फैसिलिटी देता है और उनकी इकोनॉमिक पोजीशन या सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी को भी डिफाइन करता है. अदर फंक्शंस में स्टैटिक फंक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी रेड, मेजर ऑफ वैल्यू, मनी वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच आर स्टैटिक, दे विल बी देयर, वो हमेशा यूज होंगे. डायनेमिक फंक्शंस क्या हैं? जब इन्वेस्टमेंट्स, इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में चेक करी जाती हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज डायनेमिक फंक्शंस, जो कि मार्केट के मूवमेंट्स को, इकोनॉमी के मूवमेंट्स को जस्टिफाई करते हैं. सो दीज वेर सम अदर फंक्शंस ऑफ मनी एंड दिस वाज द टोटल explanation of money. If you want to ask any question, you can call us at my number for your doubts. And for the next session, we'll be taking about commercial banks, part 2 of money and banking. Till then, be safe and take care. Thank you.